बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा चैप्टर नंबर 3 में हम एक्सरसाइज में से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम है वो ये है कि एक हेलीकॉप्टर्स के अंदर हेलीकॉप्टर को वर्टिकल हम सीधे ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं और हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद एक छोटा सा स्टोन है। जब हेलीकॉप्टर ऊपर एक ख़ास स्पीड से मूव कर रहा होता है तो उसके अंदर से एक पत्थर को बाहर गिराया जाता है। जब ये पत्थर बाहर गिरता है तो पूछा ये गया कि ये पत्थर ज़मीन तक जब आकर टकराएगा तो कितनी टाइम के बाद ये टकराएगा। तो हमने टाइम मालूम करना है जिससे पत्थर यहाँ तक पहुँचेगा। थोड़ा सा इस पहले सीक्वेंस को समझते हैं कि बेटा ये जो वर्टिकली हेलीकॉप्टर सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, जब पत्थर इसके अंदर से गिराया जाएगा तो पत्थर सीधा नीचे की तरफ नहीं आएगा। पहले पत्थर अपने इनर्शिया की वजह से किधर जाएगा, ऊपर, और ऊपर से होकर दोबारा ये किधर नीचे वापस आएगा, ऐसे इस तरीके से। इसका मतलब यह है कि इनिशियल पोजीशन के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, जबकि पत्थर या स्टोन की वेलोसिटी किधर होगी, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी। चूँकि यह हेलीकॉप्टर असेंडिंग पोजीशन के अंदर है, यानी ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अच्छा, अब इसमें जो इसने जिस हाइट से इस पत्थर को गिराया गया है उस वक्त ज़मीन से इसकी हाइट जो थी वो थी 156.8 मीटर्स। इसके साथ माइनस क्यों लगाई गई है? माइनस इसलिए लगाई गई है कि चूँकि ये डिस्प्लेसमेंट उस स्टोन की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, इसलिए अलामत कौन सी लगा देगी, माइनस। और उस वक्त वेलोसिटी जो हेलीकॉप्टर की है वो 19.6 है। तो जो हेलीकॉप्टर की 19.6 है, स्टोन की भी कितनी होगी, 19.6 होगी। इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अलामत माइनस आएगी क्योंकि स्टोन की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड। अब हमने मालूम ये करना है कि कितने टाइम के बाद ये स्टोन दोबारा ज़मीन को क्या करेगा, टकराएगा। इस कैलकुलेशंस में हमारा फार्मूला है S = VIT + ½ AT स्क्वायर। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, S = VIT - 1/2 GT स्क्वायर, यानी A की जगह -G पुट कर देते हैं ड्यू टू वर्टिकल अपवर्ड मोशंस। इसमें S की कीमत -1.5, ये यानी आप हैरान होता है कि डिस्प्लेसमेंट तो माइनस नहीं होता, लेकिन यहाँ माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन ही अपोजिट है। क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों अपोजिट है, इसलिए हम क्या दे रहे हैं, माइनस। और VIT 19.6 × T - 1/2, ये 9.8 को कैंसिल करेंगे तो ये कितनी कीमत आ जाएगी, 4.9 T स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 1.568, ये 19.60 माइनस ये बनेगा 4.9 T स्क्वायर। अब बेटा ये वाला जो फैक्टर है इसमें T हमारा क्या है, एक कोऑर्डिनेट मौजूद है, एक वेरिएबल्स मौजूद है। हम इसको तरतीब देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं। इसको उधर ले जाएं, ये प्लस हो जाएगा, इसको उधर ले जाएं, ये माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। इस हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब हल करते हैं तो उसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिसको हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें से 4.9 को कॉमन ले लें, जो कि सब में से कॉमन आ सकता है। यहाँ से बचेगा T स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4T, यहाँ बचेगा 32 = क्या होगा, 0। अब 4.9 0 तो 0 हो नहीं सकता, यकीनन ये फैक्टर हमारा 0 होगा, तो T स्क्वायर - 4T - 32 = क्या होगा, 0। आप लोगों ने मैट्रिक की क्लासेस में एक अमल होता है जुज़्व ज़रबी, यानी पार्शल उसको कहते हैं। तो उसको पार्शल मल्टीप्लिकेशन में जब जाएंगे तो हम ऐसा फैक्टर तलाश करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो -32 आना चाहिए और ऐड करें तो कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए, जो कॉमनली हम समझते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -8T + 4T। अब देखो -8 को +4 से मल्टीप्लाई करें, क्या 32 आता है, यस। -8 में +4 ऐड करें तो क्या -4 आता है, यस। यूँ हमने इसको जुज़्व ज़रबी बना लिए। अब इसमें से बेटा T कॉमन ले लें, T - 8, यहाँ T कॉमन ले लें, T - क्या होगा, 8। अब ये फैक्टर बन गया T - 8 × T + 4 = किसके बराबर है, 0। अब इसके दो रूट्स हैं, एक है T - 8 वाला और दूसरा कौन सा है, T + 4 वाला। जब रूट को हल करते हैं तो T - 8 = 0 या T = क्या होगा, 8। और दूसरा बनता है T + 4 = 0 या T = -4। अब ये जो टाइम होता है वो आप जानते हैं कि माइनस में तो नहीं हो सकता, इस वजह से ये रूट हमारा इमेजिनरी होगा, हम इसको इग्नोर करेंगे और हमारा रियल रूट कौन सी हमारे पास असल होगा, 8। इससे पता चला कि इस पत्थर को ऊपर से नीचे तक आने में कितना वक्त लगेगा, तकरीबन 8 सेकंड टाइम लगेगा। तो ये था वो फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। सेकंड प्रॉब्लम्स पे आते हैं, ज़रा पहले इसका डाटा समझेंगे। ये छोटा सा एक पेपर शीट है,
जिसकी थिकनेस या एस 0.02 सेंटीमीटर के बराबर है। एक प्रोटॉन इधर से मूव करता हुआ इस शीट में दाखिल होता है और शीट में से गुजर के दूसरी तरफ बाहर निकल जाता है। जब इधर से दाखिल होता है तो उसकी इनिशियल स्पीड 1 × 10⁻⁷ होती है। जब आउट होता है तो स्पीड 2 × 10⁻⁷ क्या होता है 6। यकीनन स्पीड उसकी चूँकि डिक्रीज़ कर गई है, इसलिए उसमें कौन सा एक्सेलरेशन पैदा होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। हमने उस नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन को मालूम करना है। फिर ये मालूम करना है कि ये जो प्रोटॉन है वो इस शीट में से जिसकी थिकनेस 0.02 सेंटीमीटर है उसमें से कितने टाइम के अंदर गुजर जाएगा, पास कर जाएगा, लिहाजा हमें टाइम मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करेंगे, ए 2as = दिस। पहले ए को सेपरेट करें, इस अमल को कहते हैं सेटिंग ऑफ फार्मूला। ये लाजमी पेपर में करना होता है क्योंकि इसका अलग नंबरिंग होती है। एक नंबर डाटा का होता है, एक सेटिंग ऑफ फार्मूले का होता है, एक नीचे उसकी क्या होता है कैलकुलेशन यानी रिजल्ट्स का होता है। अब इसमें देखें वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ वैल्यूज पुट कर दी और यहाँ भी वैल्यूज। जब बेटा ये स्क्वायर पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 10⁻⁶ × 2 10⁻12 पावर से मल्टीप्लाई होती है। यहाँ भी पावर से मल्टीप्लाई होके नीचे वो आंसर होगा। अब थोड़ी सी बात समझानी है कि 4 में से अगर इस 1 को माइनस करें तो इसके साथ 10⁻12 है, इसके साथ 10⁻14 है। ये माइनस नहीं हो सकते क्योंकि उनका बेस सेम नहीं है। ये जो पावर है यहाँ बेस का काम कर रही है। तो बेस को सेम रखने का यानी मैंने मैथमेटिकली कई दफ़ा बात समझाई होगी कि आप लोग ऐसा देख सकते हैं, अगर मैं लिखूं x² - x, क्या मुमकिन है ये माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या मैं ऐसा लिखूं 2x - x, क्या माइनस हो सकते हैं? यस, क्योंकि दोनों का बेस आपस में क्या खड़ा है इससे एग्जैक्ट 10⁻12 को बेस बनाना है। तो 10⁻14 को मैं डिवाइड करके लिख सकता हूँ 10⁻2 × 10⁻12। क्या दोनों में 10⁻12 यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन आ सकता है? यस। अब ये जो 10⁻2 है ये 100 बन जाएगा, तो 4 - 100 × 10⁻12 वो में हमने कॉमन ले लिया। बाकी नीचे का फैक्टर जैसे था वैसे ही हमने उसको लिख दिया। जब आप इसको डिवाइड करेंगे उसके ऊपर तो 4 में से 100 माइनस करेंगे तो -96, समथिंग को डिवाइड करेंगे तो -2.4 10⁻17 मीटर/सेकंड²। ये हमारे पास कौन सी कीमत हासिल होगी? एक्सेलरेशन की। ये जो एक्सेलरेशन है ये नेगेटिव इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये रिटार्ड कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो इसमें इस पेपर में से गुजरता है तो उसकी वेलोसिटी आस्ते क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाएगी। ओके, अब निकालना है टाइम। VF = VI + AT। इसमें से टाइम को सेपरेट कीजिएगा तो VF - VI ओवर क्या होगा A। अब पहले VF की कीमत पुट करें यहाँ से, फिर VI की कीमत ऊपर वाली, फिर इसके बाद जो एक्सेलरेशन है मालूम कर रखा है उसको यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, जब इन दोनों को बेटा आप हल करेंगे तो नीचे कौन सी कीमत आपको हासिल होगी? टाइम। इस तरीके से इस प्रोटॉन को इस शीट में से गुजरने में जितना वक्त लगेगा वो ये मालूम हो जाएगा और शीट को गुजरते बाद जो उसमें रिटार्डेशन यानी डी एक्सेलरेशन पैदा हो वो आपके पास ही हासिल होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 चूँकि ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन है तो ग्राफ पेपर की जो मौजूद नहीं है इसलिए मैंने उसको यहाँ पे शामिल नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये है कि एक स्प्रिंग है, उसके साथ 2 बॉडीज़ को हमने इकट्ठा करके कंप्रेस कर दिया, यानी स्प्रिंग कंप्रेस है और बॉडी दोनों स्प्रिंग के साथ जुड़ी हुई है। इस वक्त दोनों बॉडीज रेस्ट की हालत में है, एक की वेलोसिटी भी 0 है, दूसरी की वेलोसिटी भी 0 है। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का क्या है? 0 है। अचानक हम क्या करते हैं? स्प्रिंग को छोड़ देते हैं। जैसे स्प्रिंग को छोड़ेंगे एक बॉडी इस तरफ भागेगी, दूसरी बॉडी इस तरफ भागेगी। सवाल ये पूछा गया कि इधर और इधर भागने वाली बॉडीज़ जो हैं इनकी वेलोसिटीज़ की रेशियोज क्या होंगी। तो हम थोड़ा समझते हैं कि जब बॉडी यहाँ रेस्ट में थी, ये बॉडी रेस्ट में थी, तो V1 भी 0, V2 भी 0, M1 और ये क्या है M2। इस वक्त स्प्रिंग ने कंप्रेस होकर दोनों बॉडीज़ को जकड़ के रखा हुआ है। अचानक स्प्रिंग को जब छोड़ते हैं, स्प्रिंग रिलीज होता है तो एक बॉडी इधर भागते इसकी वेलोसिटी V2- है, एक बॉडी इधर भागते इसकी वेलोसिटी क्या है? V1- है। इन दो वेलोसिटीज़ के दरमियान क्या मालूम करनी है? रेशो। पहले डाटा देखें, फर्स्ट बॉडी की मास M1, सेकंड बॉडी की मास M2। फर्स्ट वेलोसिटी 0, सेकंड वेलोसिटी की क्या होगा? 0। ये है बिफोर रिलीजिंग। जब उसको रिलीज करते हैं तो फिर वेलोसिटी V1- और क्या होगा? V2-। क्या मालूम करना चाहते हैं? इन वेलोसिटीज़ की क्या मालूम करेंगे? रेशो। सिंपल कंसेप्ट। जब बॉडी कंप्रेस हालत में थी तो ये है बिफोर रिलीजिंग पॉइंट था, उसका इनिशियल मोमेंटम बराबर किसके होने चाहिए? फाइनल मोमेंटम के। तो रूल के मुताबिक PI = किसके बराबर है? PF। M1 V1 M2 V2 M1 V1- M2 V2-। इसमें V2 के साथ अलामत लगा दिए माइनस, चूँकि डायरेक्शन दोनों के क्या खड़ी है? अपोजिट। अपोजिट के साथ अलामत क्या लगा देंगे? माइनस। बेटा ये टर्म 0, ये 0, इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ? 0। बाकी ये कीमत हमारे पास
प्लस आ गई, माइनस की टर्म को दूसरी तरफ ले जाएं, क्या हो जाएगा प्लस। अब निकलेगा V1 ओवर V2 इज इक्वल टू M2 ओवर क्या होगा M1। इट इज़ द रेशियो बिटवीन द टू वेलोसिटीज आफ्टर द रिलीज होने के बाद उनकी दो वेलोसिटीज के रेशियोज है। थोड़ा सा इसमें एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है कि V1 और इधर क्या मौजूद है M1, इधर V2 इधर क्या मौजूद है M2। इसका मतलब जो चीज़ क्रॉस में से पाई जाती है वो आपस में इन्वर्स होती है। तो वेलोसिटी और मास के दरमियान कौन सी रेशियो आखिज की गई, इन्वर्स रेशियो आखिज की। क्वेश्चन नंबर किसमें 4 में। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि इसके अंदर हमारे पास एक, अब बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं मैट्रिक के अंदर भी, अमीबा एक ऐसा यखुलवी जानवर होता है जिसको सिंगल सेल्स हम कहते हैं, कि वो पानी के अंदर तैरता रहता है और पानी के अंदर जिंदा रहते हुए ये अपने मुंह से पानी को पीता है और दुम से पानी को क्या करता है, खारिज करता है। यहाँ क्वेश्चन में ये कहा गया कि 1 सेकंड में जितना वो पानी पीता है दुम से उतना ही पानी 1 सेकंड में खारिज कर देता है। इसका मतलब इसकी अपनी मैस हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट, क्योंकि जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी क्या कर रहा है, जा रहा है। जो पानी इसकी अपनी जो मैस है वो है 1 × 10⁻12 और वो इसकी क्या खड़ी है, कांस्टेंट। इसमें स्पीड ऑफ इजेक्टेड वाटर, जो इसकी दुम से पानी की स्पीड निकलने की, वो है 1 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से पानी खारिज होता है। अब जब पानी पीछे खारिज करता है तो कश्ती की तरह जब पानी पीछे जाएगा तो एक एक्शन होगा जिसके रिएक्शन के नतीजे में ये अमीबा आगे की तरफ क्या करता है, मूव करता है। इसका मतलब वो जो पानी इसको प्रोपेल करता है कि वो आगे की तरफ क्या कर सके, मूव कर सके। 1 सेकेंड में कितना पानी इजेक्ट होता है, ये तो स्पीड है पानी की। इजेक्टेड मास ऑफ इजेक्टेड पर सेकंड कितनी है, m/t 1 × 10⁻13 किलोग्राम पर सेकंड। ये पानी अपने दम से क्या कर रहा है, खारिज कर रहा है। अब हमें क्या मालूम करना है कि ये अमीबा इस फोर्स के लगने से, झटका सा लगता है एक्शन रिएक्शन का, इसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, एक बात। दूसरा ये मालूम करना है कि उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। दो बातें हैं कि किस फोर्स के तहत, यानी जब पानी पीछे निकलता है तो आगे की तरफ एक धक्का लगता है अमीबा के ऊपर, उसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं। पहले वो फोर्स मालूम करें, फिर ये मालूम करें कि वो किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो सबसे पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, F इज इक्वल टू mv ओवर क्या होगा t। बेटा इसको सेपरेट करके लिखें तो लिख सकते हैं m/t ज़रब क्या है v। ये हमने मालूम किया था कि फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो वाले आर्टिकल में, ये वहाँ से क्वेश्चन लिया गया। अब m/t क्या है, मैस इजेक्टेड पर सेकंड, वैल्यूज दी गई है 1 × 10⁻13, ये पुट कर देंगे। और v क्या है 1 × 10⁻4, दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा 1 × 10⁻17। ये क्या निकल आएगी, फोर्स। कौन सी फोर्स, जो अमीबा को प्रोपेल करे, धकेल रही है। इसी फोर्स की वजह से अमीबा पे कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा। ए मालूम करना, F इज इक्वल टू m a इज इक्वल टू F ओवर m a। F क्या है 1 × 10⁻17 और अमीबा की अपनी मैस क्या है 1 × 10⁻12। इन दोनों को डिवाइड करें, सिंपल सा आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 × 10⁻5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ दिस अमीबा। ये अमीबा का क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सो टेक्निकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर जब हम जाते हैं तो ये है क्या चीज़, तरह समझेंगे। एक टीन पैक है, हम जैसे पेप्सी का या कोक वगैरह का टीन पैक होता है, ऐसे टीन पैक है। उस टीन पैक के डब्बे के अंदर एक छोटा सा फायर क्रैकर, एक पटाखा रखा गया है। टीन पैक का जो मुंह है या फ्रंट फेस है वो खुला हुआ है। उसको बंद करने के लिए उसके अंदर एक लकड़ का छोटा सा पीस लेके वुडन ब्लॉक फंसा दिया गया है, ताकि उसका मुंह खुला रहेगा तो ज़ाहिर उसके अंदर से पटाखा बाहर गिर सकता है। वो करता ये है कि एक लड़का जो है इस पटाखे को फ़ौरन इग्नाइट करके उसके अंदर डालता है और जल्दी जल्दी उसका जो है वो ढक्कन से मुंह बंद करता है वुडन ब्लॉक से, और उसको ऊपर की तरफ ऐसे उछाल देता है। जब ये केन ऊपर उछल के जाता है और अपने टॉप पे हाइट पे पहुंचता है, जैसे वहाँ रुकता है, जैसे ही रुकते अंदर से उसके अंदर जो फायर क्रैकर है वो फट जाता है। फायर क्रैकर के फटते ही जो केन है वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है और जो लकड़ का पीस है वो सीधा नीचे की तरफ आ जाता है। सवाल इससे मुताल्लिक ये है कि जब केन की मैस 40 ग्राम हो, यानी 40 × 10⁻3 किलोग्राम हो, लकड़ के पीस की जो मैस है वो 200 किलोग्राम यानी 200 × 10⁻3 किलोग्राम हो, और स्पीड ऑफ ब्लॉक यानी लकड़ का पीस नीचे आए 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो बताओ ये जो केन है ये किस स्पीड से ऊपर जाएगी। तो हमने थोड़ा सा फ़र्क रखने के लिए, अपनी आसानी के लिए, केन को नंबर 1 करार दे दिया और लकड़ के पीस को नंबर 2 करार दिया। लिहाजा केन की मैस को m1, तो केन की स्पीड भी क्या होगी
v1 होगी। फिर जब इसको वुडन ब्लॉक को लेंगे उसकी मैस क्या होगी m2, तो स्पीड क्या होगी v2। अब सवाल ये है कि जब उसको हमने फेंका और ऊपर जाके रुक गया तो v1 और v2 दोनों जीरो होंगे, क्योंकि ब्लॉक भी रेस्ट में था और केन भी क्या था, रेस्ट में। जब पटाखा फटा तो फिर लकड़ का टुकड़ा जब नीचे मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी v2 डैश किसके बराबर होगी, 3 के, और v1 डैश ऑफ केन हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। याद रखना है v1 और v2 दोनों इनके जीरो हैं, जो कि एट द स्पॉट हाइट पर पहुंच के एक दफ़ा रुकेगा। जैसे ही रुकेगा उस वक्त ये पटाखा हुआ, तो लिहाजा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 क्या होगा डैश। चूँकि बेटा ये v1 भी ज़ीरो, ये v2 ज़ीरो, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो। ये वैल्यूज़ पुट कर दी। इसमें से v1 डैश मालूम करना चाहते हैं तो माइनस m2 v2 ओवर क्या होगा, माइनस वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर आपके पास आएगा माइनस 15 मीटर पर सेकंड। अब सवाल ये कि अलामत माइनस क्यों आ रही है, इस चीज़ की निशानदेही कर रही है कि केन की डायरेक्शन लकड़ के पीस की डायरेक्शन के क्या जा रही है, अपोजिट। यानी लकड़ का टुकड़ा अगर नीचे मूव कर रहा है वुडन ब्लॉक, तो केन किधर मूव कर रही है, अपवर्ड, इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम। अगर ये अपवर्ड मूव ना करे तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रह सकता, लिहाजा यहाँ अलामत कौन सी आ जाती है, माइनस। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, इधर देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारा इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन से क्वेश्चन लिया गया है। एक बेटा इलेक्ट्रॉन है जिसकी मैस को हमने नाम दे दिया m1, ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये मूव करता है वेलोसिटी v1 के साथ, तो मैस m1 भी दी गई है और वेलोसिटी v1 भी क्वेश्चन में दे दी गई। ये इलेक्ट्रॉन मूव करते करते आगे हाइड्रोजन एटम से टकराता है। आप जानते हैं हाइड्रोजन एटम मीन प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन एटम किस हालत में है, रेस्ट में, v2 0 है और मैस m2 उसकी दे दी गई है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम को टकराता है तो टकराने के बाद एक इलास्टिक कोलिजन होती है और कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम यानी प्रोटॉन जुदा हो जाते हैं। सवाल ये पूछा गया है कि वो जो प्रोटॉन जुदा हो रहा है वो किस स्पीड से सेपरेट हो रहा है, यानी v2 डैश हमने मालूम करनी है। इसका मतलब बाकी कोई क्वेश्चन बात नहीं पूछी गई, सिर्फ क्या पूछा गया, v2 डैश। बाकी सारे फैक्टर मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। v2 डैश का पूरा फार्मूला है 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है, और यहाँ m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस क्या है, m2 इंटू क्या है, v2। चूँकि हम कह चुके हैं कि हाइड्रोजन एटम किस हालत में है, रेस्ट में, तो v2 क्या है, 0। जब बेटा यहाँ v2 0 पुट करेंगे इस कंसेप्ट के मुताबिक, तो ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आपके पास सिर्फ बचेगी तो ये टर्म, इसमें लिखेंगे 2m1 यानी सॉरी बैस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9.1 10 पर 31, v1 2 इंटू 10 पर 7, बाकी वैल्यूज पुट कर देंगे। इन सब को जब कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 2.18 इंटू 10 पर 4 मीटर पर सेकेंड। ये वो स्पीड होगी जिस स्पीड से हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद अपने आप को सेपरेट कर रहा होगा। इसे हम क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम या प्रोटॉन। कई लोग सोच रहे हैं कि प्रोटॉन क्यों कहा गया, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के अंदर मेन पार्टिकल क्या मौजूद होता है, एक सिंगल प्रोटॉन्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर यह कहा गया है कि एक ट्रक है जिसकी अपनी मैस है 2500 किलोग्राम, ये मूव करता हुआ जा रहा है और आगे एक छोटी सी कार खड़ी है जिस कार की मैस है टोटल 1000 किलोग्राम। तो ये हो गया m1, तो ये क्या हो गया m2। कार किस हालत के अंदर है, रेस्ट में। तो ट्रक किस स्पीड से मूव कर रहा है, ट्रक की स्पीड है 21 मीटर पर सेकंड, जबकि कार की स्पीड क्या है, 0। थोड़ी देर के बाद ट्रक जो है उस कार के अंदर टकरा जाता है। टकरा जाने के बाद कार और ट्रक दोनों आपस में फंस जाते हैं और घसीटते हुए ट्रक उसको आगे लेके जा रहा है। इस वक्त ये ट्रक है और ये कार है, ये दोनों एक ही मैस बन चुके हैं और दोनों इकट्ठे मूव करते जा रहे हैं। हमसे मालूम ये करना है कि दोनों की कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, यानी वो जो इकट्ठी सी मैस बनेगी उसकी कॉमन वेलोसिटी क्या होगी। तो हमसे देखिए 2500 किलोग्राम मैस ऑफ ट्रक हो गया, 1000 किलोग्राम मैस ऑफ कार हो गया, v1 वेलोसिटी ऑफ ट्रक, v2 वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, कार। तो अब मालूम करना है कॉमन वेलोसिटी ऑफ द ट्रक एंड कार, जिसको हम v से शो करेंगे। फार्मूला वो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। m1 v1 m2 v2 इज इक्वल टू mv। या m बड़ा का मतलब क्या है, ये टोटल मैस है। किसकी टोटल मैस है, मैस ऑफ ट्रक प्लस मैस ऑफ क्या होगा, कार। और v क्या है, कॉमन वेलोसिटी। v मालूम करना, हम खुद डिवाइड करें, फार्मूले में वैल्यू पुट करें, 2500 ज़रब 21, 1000 ज़रब 0, ये टर्म तो क्या हो जाएगी, 0। अब ये बनेगा 2500 ज़रब 21 बटा क्या है, 3500। ये 3500 कहाँ से लिया उसने, 2500 इसकी मैस है, 1000 इसकी, दोनों मिलाएं तो कितनी बनती है, 35। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर किसके बराबर आता है, 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वो जो कॉमन एक बॉडी बनेगी ट्रक और कार के एक मिक्सर सा, और वो जब घसीट को उसको लेके जा रहेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, 15 मीटर क्या होगी पर सेकेंड। तो ये था आज हमारा फर्स्ट पोर्शन। तो नेक्स्ट पोर्शन में इंशाल्लाह
इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं बाकी न्यूमेरिकल के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।